हेलो एवरीवन, हे आई एम बैक में वीडियो लेक्चर। और आज हमने डिस्कस करना है कॉन्टिन्यूस पैसिव मोशन को। हमारे पास रेंज ऑफ मोशंस को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने बाकी सारी बेसिकली किस तरह से आप रेंजेस को कंप्लीट कर सकते हैं हर तरीके से देखा है। ठीक है, मेजरली हमने टारगेट किया था कि पैसिव रेंज ऑफ मोशन, दैट मीन्स कि एक थेरेपिस्ट कैसे किस तरीके से हर जॉइंट की किस तरीके से पोजिशनिंग बनवाता है। ठीक है, इसके बाद हमने डिस्कस किए थे कुछ इक्विपमेंट्स, कुछ टूल्स जिनको हम यूज़ करके बेसिकली करा सकते हैं आप रेंज ऑफ मोशन। नाउ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉन्टिन्यूस पैसिव मोशन। ये एक पैसिव मोशन के लिए डिवाइस यूज होती है दैट इज नॉट मैनुअल। दैट मीन्स कि आपको हाथों से नहीं बल्कि मैकेनिकली इसके थ्रू मूवमेंट कराई जाती है। ठीक है, ये जॉइंट को स्लोली और कॉन्टिन्यूसली एक कंट्रोल रेंज ऑफ मोशन के थ्रू ना मूवमेंट कंप्लीट कराते हैं। ठीक है, ये मैकेनिकल डिवाइस जो है ना एग्जिस्ट करती है लाइक हर जॉइंट के लिए। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट एवरी जॉइंट को टारगेट करती है। और ये बेसिकली ना डेवलप हुई थी उस टाइम पे जब हमारे पास ना प्रॉपर रिक्वायरमेंट फील हुई थी। ठीक है, सीपीएम की ना, दैट मीन्स के कॉन्टिन्यूस पैसिव मोशन डिवाइस जो थी वो इट्स सेल्फ कंट्रोल रेंज ऑफ मोशन को कंप्लीट करने के लिए की गई थी। ठीक है, ये रिसर्च बेसिकली रॉबर्ट सॉल्टर ने की थी। उन्होंने प्रूव किया था कि कॉन्टिन्यूस पैसिव मूवमेंट जो होती है ना वो हीलिंग को भी प्रमोट करती है इट्स सेल्फ जॉइंट के अंदर, और सॉफ्ट टिश्यूज को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करती है। और इन्होंने ये स्टडी एनिमल्स पे की थी, प्लस कुछ क्लिनिकल स्टडीज भी थी। ठीक है, अब इसका सारा जनरल कॉन्सेप्ट जो है ना वो ये है कि डिवाइसेस हम ऑलमोस्ट सारे जॉइंट्स के लिए अवेलेबल है। कोई स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नहीं है। ठीक है, हर कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको वेरिएबिलिटी दी जा सकती है। दैट मीन्स कि ये हर कंडीशन टू कंडीशन जो होती है ना वो कितनी मॉडिफाई कर सकते हैं वो बेसिकली डिवाइड की जाती है, डिसाइड की जाती है फिजिकल थेरेपिस्ट के थ्रू। ठीक है, मतलब फिजिकल थेरेपिस्ट उसको पेशेंट के अकॉर्डिंग जो है वो मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है, डिफरेंट एप्लीकेशन के प्रोसीजर्स हैं, पैरामीटर्स हैं, उन सारी चीज़ों को देखते हुए हम एट द एंड क्या करते हैं कि इस सब को रिजल्ट करते हैं। अब मेजरली हमारे पास इस चीज़ के बेनिफिट्स क्या हैं। ठीक है, अब हमने जाहिर सी बात है एक डिवाइस को यूज़ कर रहे हैं तो उसकी कोई ज़रूरत तो होगी, क्योंकि देखो बाकी हमने ज़्यादातर टूल्स को यूज़ किया, इक्विपमेंट्स को यूज़ किया, लेकिन हमारे पास डिवाइसेस सिर्फ सीपीएम यूज़ हो रही है। ठीक है, अब सबसे मेजर चीज़ जो होती है ना वो इसके प्रिवेंशन के लिए यूज़ किया जाता है, ताकि कोई एडिशंस ना बने, कोई कॉन्ट्रैक्चर्स ना बने, कोई जॉइंट की स्टिफनेस ना हो, मसल में स्टिफनेस ना हो। इन सब चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए ना हमारे पास सीपीएम को यूज़ किया जाता है। सेकंड, हमारे पास स्टिमुलेट किया जाता है हीलिंग के प्रोसेस को। ठीक है, वेदर दैट इज टेंडन और लिगामेंट्स, किसी भी चीज़ का होता है ना प्रोसेस। ठीक है, तो अर्ली स्टेज पे उसकी हीलिंग होना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि उस टाइम पेशेंट एक्टिवली परफॉर्म नहीं कर रहा होता, और ये बिल्कुल अर्ली स्टेजेस पे होता है। ठीक है, दैट मीन्स के थेरेपिस्ट भी पैसिव रेंज ऑफ मोशन इतनी अच्छी से परफॉर्म नहीं कर सकता। सो दैट मीन्स कि उस टाइम हम पैसिव रेंज ऑफ मोशन के लिए इन सब को यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब टेंडन्स और लिगामेंट्स की हीलिंग के लिए। ठीक है, आफ्टर दैट हम इंसिजन की हीलिंग, दैट मीन्स के अगर किसी की कोई सर्जरी हुई है, ठीक है, एंड उसके जो एरिया है इंसिजन का, ठीक है, उसकी हीलिंग के लिए। अब इंसिजन्स सिर्फ स्किन पे नहीं होती, आपको पता है अंदर के हर सॉफ्ट टिश्यूज़ के ऊपर, हर मसल, हर सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ पे, आपके ऑलमोस्ट हर एरिया पे जो होती है वो प्रॉपर इंसिजन्स लगती हैं। उसके बाद जाके आपके पास किसी भी एरिया या स्ट्रक्चर को हील किया जाता है या स्टिच्ड किया जाता है, वेदर दैट इज टेंडन, लिगामेंट्स, ब्लड वेसल्स, बोन्स, व्हाटएवर द सर्जरी इज। ठीक है, तो उस इंसिजन की हीलिंग को भी इन्हांस करने के लिए यूज़ किया जाता है। फोर्थ वन वाज द इम्प्रूव करता है साइनोवियल जॉइंट की सर्कुलेशन को इट्ससेल्फ। ठीक है, बेटर कार्टिलेज हीलिंग होती है और एक प्रॉपर सा प्रोसेस होता है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हैं कि कार्टिलेज की हीलिंग के लिए भी, लाइक साइनोवियल फ्लूइड की सर्कुलेशन के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। फिफ्थ वन वाज कि आपके पास प्रिवेंट किया जाता है किसी भी नेगेटिव इफेक्ट्स को इमोबिलाइजेशन के। आपको पता है इमोबिलाइजेशन इटसेल्फ इतने ज़्यादा बुरे इफेक्ट्स छोड़ के जाती है कि उसको ब्रेक करना एक थेरेपिस्ट के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, whether that is adhesions, whether that is contractures, whether that is muscle stiffness, whatever you can call that। ठीक है, scar, incisions, what, there are many of the things। ठीक है, scar की stiffness इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसको भी ब्रेक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इमोबिलाइजेशन से 100% प्रिवेंट करने के लिए, लाइक इमोबिलाइजेशन की कोई नेगेटिव इफेक्ट्स ना आए, तो उन सब चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए आफ्टर दैट आप कहते हो कि प्रमोट करता है कि फास्ट हीलिंग हो इंस्टेड ऑफ हीलिंग स्लो रहे। तो हम कहते हैं कि हीलिंग के साथ साथ हमारे पास हमें रेंज ऑफ मोशन भी चाहिए। तो हमें जो अर्ली रेंज ऑफ मोशन मिलता है ना वो सीपीएम के थ्रू मिल जाता है। ठीक है,
क्योंकि डिवाइस बहुत अच्छी है, इट्सेल्फ इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, ये बहुत ज़्यादा करती है। इसके साथ-साथ एक वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो ये रिड्यूस करता है, दैट इज़ पोस्ट ऑपरेटिव पेन, ठीक है? ऑपरेशन के बाद का जो दर्द होता है ना, वो इट्सेल्फ सीपीएम बहुत ज़्यादा हमारे पास जो है ना, वो रिलीव कर देता है, ठीक है? बहुत ज़्यादा पेशेंट्स को पेन होता है, समटाइम्स पेशेंट बहुत ज़्यादा पेन की कंप्लेन करता है, ठीक है? सो पोस्ट ऑपरेटिव पेन में भी हमारे पास सीपीएम बहुत अच्छे से काम करता है, ठीक है? अब ये सारी चीज़ें तो होगी कि सीपीएम के बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है? अब सीपीएम की जो मशीन है ना, वो अगर हम मेजर एरियाज़ को या लोअर लिम्ब को टारगेट करें ना, तो कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है? मतलब डॉर्सिफ्लेक्शन के लिए, प्लांटर फ्लेक्शन, डॉर्सिफ्लेक्शन के लिए मतलब फुट की मूवमेंट्स यहाँ पे आ गई, नी की मूवमेंट्स आ गई, एल्बो की आ गई। इस तरीके की मशीन्स डिज़ाइन की जाती हैं, ठीक है? ये लोअर लिम्ब को टारगेट करिए। सो दैट मीन्स कि ये ऑटोमेटिकली इस तरीके से डिज़ाइन होती है कि ये खुद ब खुद वो मूवमेंट्स परफॉर्म कराती है जिनकी हमें रिक्वायरमेंट है, ठीक है? मतलब पैसिवली कराती है, कोई एक्टिव रिक्वायरमेंट नहीं होती और ये मशीन के थ्रू हो रही होती है मैकेनिकली, ठीक है? अब ये सारी चीज़ें जो थी ना, ठीक है? अब ये ज़ाहिर-सी बात है इन सारी चीज़ों का जो एक मेजर कॉन्सेप्ट था ना, वो यही था कि हमारे पास सीपीएम इट्सेल्फ हमारे पास क्या रोल प्ले कर रही है, ठीक है? अब हमारे पास ज़ाहिर-सी बात है इन सारी चीज़ों को जब हमने देखा, हमने स्टडी की बात की, जो स्टडी की गई एनिमल्स के ऊपर नहीं बल्कि अब एविडेंस बेस्ड इनसाइट हमने यही देखा कि इसका शॉर्ट टर्म इफेक्ट जो था वो फास्टर रिकवरी थी, ठीक है? बहुत ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन बहुत जल्दी रिकवर करती है, हॉस्पिटल डिस्चार्ज के डेज़ बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें थी। अब शॉर्ट टर्म के साथ लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ये थे कि रेंज ऑफ मोशन जो पैसिव थी ना, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है एज़ कम्पेयर टू जो हमारे पास नॉर्मली पेशेंट आता है जिसमें कोई सीपीएम को यूज़ नहीं किया गया, ठीक है? सेकंड, हमारे पास मोबिलाइज़ेशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, ठीक है? लेकिन इन दोनों चीज़ों में एक मेजर चीज़ देखी गई थी कि इन दोनों चीज़ों का उस तरह से फिर भी सिग्निफिकेंस इफेक्ट नहीं आया था। शॉर्ट टर्म इफेक्ट बहुत अच्छे थे लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट के लिए ना बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस डिफरेंस नहीं था। जैसे मोबिलाइजेशन, जैसे अभी हमने बात की ना पैसिव रेंज ऑफ मोशन, नो डाउट कुछ हद तक बेटर था बट इट्सेल्फ बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं था। तो इस स्टडी में उन्होंने फिर ये आपको बताया, जो ये पूरी एक स्टडी दी गई है ना जिसमें फोकस एविडेंस के ऊपर इस सारे में बात हुई, मेजरली इस चीज़ की यही बात हो रही थी कि हमारे पास किस-किस तरीके से हो रहा है, ठीक है? अब इस स्टडी की ना कुछ बेसिकली लिमिटेशंस भी थी, ठीक है? अब ज़ाहिर-सी बात है हर स्टडी की आपको पता है, हर रिसर्च की कोई ना कोई लिमिटेशंस होते हैं। तो इसमें मेजर लिमिटेशंस ये थी कि कुछ स्टडीज़ जो थी ना वो शो करती कि एनाल्जेसिक रिक्वायरमेंट है, ठीक है? और कुछ में ऐसा था कि पोस्ट ऑपरेटिव ड्रेनेज भी है। सो ये सारी चीज़ें जो थी ना वो इट्सेल्फ रिकवरी पे या हमारे पास जो एक पेशेंट के सीपीएम का यूज़ था ना उसके इफ़ेक्ट को बहुत कम कर रही थी, ठीक है? सेकंड थिंग, प्रैक्टिकल कंसर्न्स बहुत ज़्यादा थे, कॉस्ट की इफ़ेक्टिवनेस, पेशेंट कंप्लायंस है कि नहीं है, वो रेगुलर कर रहा है कि नहीं कर रहा, फिर ट्रेन्ड सुपरविज़न हर बंदे को उस तरह से मिल रही है, नहीं मिल रही, या पेशेंट की सिलेक्शन सही है कि नहीं है, ये सारी बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस थी स्टडी में, इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स हमें पता नहीं चल सके। लेकिन स्टिल सीपीएम का यूज़ जो है वो इट्सेल्फ काफ़ी हद तक हमने देखा है कि पेशेंट में इम्प्रूवमेंट करता है, ठीक है? बट दैट इज़ ऑल्सो सेम लाइक दैट कि हम मैनुअली कराएँ या मैकेनिकली यूज़ करें, इट डिपेंड्स, ठीक है? ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। जनरल गाइडलाइंस जो सीपीएम के ना मेजरली, ठीक है, वो सारी चीज़ें ये हैं कि आपको ना एक एक चीज़ देख के चलनी पड़ती है, ठीक है? दैट मीन्स कि आपने मूवमेंट इनिशिएट कैसे करानी है, ठीक है? अब इन सीपीएम का यूज़ ना हम इमीडिएटली कर देते हैं आफ्टर द सर्जरी, ठीक है? चाहे पेशेंट एनेस्थीसिया के अंडर ही क्यों ना हो, ठीक है? अब सीपीएम के डिवाइस का यूज़ ना इन हमारे कुछ एशियन कंट्रीज़ में कम ही है, ठीक है? कुछ बड़े सेटअप्स हैं जो यूज़ करते हैं, पर बहुत ज़्यादा एशियन कंट्रीज़ में ना इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है। बट वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा है, ठीक है? सो एज़ सून एज़ इट पॉसिबल अगर ड्रेसिंग अलाउ करती है तो हम इमीडिएटली स्टार्ट करते हैं इवन अंडर द एनेस्थीसिया, ठीक है? सर्जरी के साथ ही हमने इनिशिएट कर दिया। अब सेकंड स्टेप हमारे पास ये आता है कि रेंज ऑफ मोशन देखनी है, ठीक है? स्टार्ट विद 20 टू 30 डिग्री आर्क, ठीक है? हमेशा से याद रखना है 20 टू 30 डिग्री से ज़्यादा रेंज को नहीं लेके जाना, स्टार्टिंग की रेंज में रखना है। फिर हर रोज़ के हिसाब से 10 टू 15 डिग्री, इट डिपेंड्स ऑन पेशेंट, ठीक है? आहिस्ता-आहिस्ता इसको बढ़ाते जाना है बेस्ड ऑन पेशेंट टॉलरेंस और अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन, इट डिपेंड्स, ठीक है? नाउ द थर्ड इज़ टिपिकली हम स्पीड सेट करते हैं 1 साइकिल पर 45 सेकंड्स टू 2 मिनट, ठीक है? एक साइकिल का 40 एक साइकिल जो होगा ना 45 सेकंड से 2 मिनट्स का होगा, ठीक है? अब ड्यूरेशन डिसाइड किया जाता है तो हम बहुत ज़्यादा वेरिएशंस यूज़ करते हैं, ठीक है? मतलब 1 घंटा
दिन में 3 बार हर रोज़, ठीक है? दिन में 3 बार जो का वो 1 घंटा जो का ना वो देंगे, और कंटिन्यूअस 24 आवर्स की जो होती है ना वो कंटिन्यूअस 24 आवर्स तक डिपेंड करता है, ठीक है? लेकिन 24 घंटे कोई भी सीपीएम नहीं देता, ठीक है? मेजरली 1 आवर डिसाइड किया जाता है दिन में 3 बार, ठीक है? अब बेस्ट कंप्लायंस जो होती है ना पेशेंट की, वो 4 से 8 घंटे होती है एक दिन में, इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा कम ही चांस है कि पेशेंट करे, ठीक है? तो दैट मीन्स कि एक दिन में अगर 3 टू 4 आवर्स भी पेशेंट दे रहा है तो दैट इज़ वेरी गुड, ठीक है? तो ये काफ़ी अच्छी समझी जाती है, और इस पे पेशेंट बेसिकली सेट भी हो जाता है, मतलब वो आपको तंग नहीं करता कि मैं नहीं करता या मुझसे नहीं होता, ठीक है? ये सारी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती, या ये सारी जो लिमिटेशंस होती हैं ना ये नहीं मिलती। फिर फिजियोथेरेपी की इंटीग्रेशन ये है कि परफॉर्म की जाती है, दैट मीन्स कि फिफ्थ स्टेप हमारे पास ये आता है कि ऑफ सीपीएम टाइम भी देते हैं। अब ये नहीं है कि अब आप, ये एक सिंपल सी बात है कि जब हमारे पास कॉन्टिन्यूस पैसिव मोशन नहीं किया जा रहा तो हमने एक्टिव एक्सरसाइजेज नहीं करवानी, ठीक है? मतलब दैट इज़ वेरी रॉन्ग, ठीक है? अगर सीपीएम नहीं हो रहा तो सीपीएम, मतलब आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ, सिंपल इज़ दैट कि सीपीएम अगर परफॉर्म मशीन ऑन नहीं है तो आपने एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइजेज की तरफ भी पेशेंट को लेके जाना है आहिस्ता-आहिस्ता, ठीक है? मतलब दैट मीन्स कि आप ऐसा-ऐसा थोड़ी पैसिव कराएँ, थोड़ी-थोड़ी एक्टिव असिस्टेड भी साथ ऐड करें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीपीएम पे डिपेंड रहना है, ठीक है? आहिस्ता-आहिस्ता आपने उसको बेसिकली इंक्रीज़ कराना है, या आप सिंपल हम क्या कहते हैं एडवांसमेंट की तरफ लेके जाना है, ठीक है? फिर मसल सेटिंग एक्सरसाइज भी आप ऐड कर सकते हो, इट डिपेंड्स, ठीक है? पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। जो आप एक्सरसाइज ऐड कर सकते हो वो पेशेंट की टॉलरेंस और चीज़ों को देख के किया जाता है, ठीक है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है मोटर कंट्रोल की डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि मोटर कंट्रोल को दोबारा वापस लाना बहुत ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन लेता है, ठीक है? फिर इसके बाद ड्यूरेशन, जैसे हमने पहले बात की, तो टोटल ड्यूरेशन जो होता है ना वो लेस देन 1 वीक होता है, ठीक है? 1 वीक से भी कम होता है, और इसमें पेशेंट की काफ़ी हद तक फंक्शन रेंज ऑफ मोशन अचीव हो जाती है। बाकी जो होती है वो घर में बेसिकली या तो पैसिव गाइड कर दी जाती है, या कभी-कभार सीपीएम सिखा दी जाती है, और पेशेंट घर में भी एडजस्टेबल यूज़ कर सकता है। लेकिन ज़्यादातर डिवाइसेज़ जो है ना हम हॉस्पिटल में एडवाइस करते हैं अंडर द सुपरविजन, ठीक है? डिवाइसेज़ का फीचर्स ज़ाहिर-सी बात है अब हमारे पास ये है, सिंपली एडजस्टेबल है, पोर्टेबल है, बैटरी ऑपरेटेड होती है, हर रोज़ की एक्टिविटीज़ के लिए आप आराम से यूज़ कर सकते हो। इसका कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल तरीका नहीं है, ठीक है? अब ये है कि सीपीएम बहुत ज़्यादा बेस्ट है। सिंपल इज़ दैट कि ये बहुत बेस्ट है जब हमारा अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव फेज़ होता है, ठीक है? इतना ज़्यादा आपके देखो, आप कई बार होता है ना हम हाथ लगाते हैं, पेशेंट हमें हाथ नहीं लगाने देता, लेकिन सीपीएम इटसेल्फ हाथ नहीं रोकेगी। क्योंकि वो एक मशीन है ना, हम डर के शायद फिर रोक दें, इमोशनली हम पेशेंट से डर जाए, ओके, हम देखें पेशेंट बहुत पेन में, लेकिन मशीन इस चीज़ को नहीं देखती, और वो बहुत ईज़िली जो होती है ना वो रेंजेस को कंप्लीट कराती है, नो डाउट। आप वहाँ पे अंडर सुपरविजन देंगे ताकि आपके पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन ना हो, उसकी रेंजेस को इतना ही इंक्रीज़ कराएँ कि माइल्ड सा पेन रहे, बहुत ज़्यादा नहीं। अब इसको स्टिफनेस और कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आपके मैनुअल थेरेपी से अच्छी है, ठीक है? आपकी जो पैसिव रेंज ऑफ मोशन जो आप मैनुअली देते हो, वो इटसेल्फ उसके आउटकम बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सीपीएम, ठीक है? तो आपने उसको कंबाइन करना है, ठीक है? आपने एक्टिवली या एक्टिव असिस्टेड भी साथ डालनी है, वेदर, और या आप पैसिव भी डाल सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट, ठीक है? अभी अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा एक्टिव या एक्टिव असिस्टेड नहीं कर सकता तो फिर आप पैसिव के थ्रू जाते हो, ठीक है? और इसको प्रॉपर फिजियोथेरेपी के बाकी एक्सरसाइजेज और प्रोटोकॉल के साथ यूज़ किया जाता है, ठीक है? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कुछ चीज़ समझ नहीं है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, और ये 7 पॉइंट्स जो हमने मेजरली डिस्कस किए ये बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है, और ये आपने हमेशा याद रखनी, ठीक है? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई चीज़ समझ नहीं तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम रेंज ऑफ मोशन जो फंक्शन पैटर्न्स को डिस्कस करेंगे, और फिर चैप्टर को वाइंड अप करेंगे।